हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर के काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। सबसे पहले अगर बिल्कुल बेसिक भाषा में बताऊं आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। हमारे पास एरिया है, इस एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार करके जाएंगी, इसको क्रॉस करके जाएंगी, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको बिल्कुल आम भाषा में आप ऐसे ही समझ सकते हो कि सपोज करो मेरे पास यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 20 और यहां से 20 इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और इस एरिया से मेरी 5 इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पार करके चली गई, तो मेरा फ्लक्स कितना हो जाएगा यहां पर 5। अब देखो फ्लक्स आपका किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और एक्चुअल में हम फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो फ्लक्स जो है हमारा सबसे पहले डिपेंड करेगा, आपका जो फ्लक्स है हमारा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कैसे, सपोज करो यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भेज रहा हूं, जितनी ज्यादा स्ट्रोंग आपकी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा उतना ही ज्यादा आपका फ्लक्स होगा। तो आप ये कह सकते हो जो फ्लक्स है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बात करते हैं, देखो फ्लक्स आपका और किस चीज पे डिपेंड करता है। फ्लक्स आपका डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। सपोज करो मैंने एक एरिया लिया, पहले मेरे पास ये इतना एरिया है, इस एरिया के अंदर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास करके जाएंगे वो मेरा फ्लक्स होगा। तो मैंने सपोज करो पहले एरिया ले लिया आपका ये, अब इसके अंदर से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड पार करके गई 3, तो मेरा फ्लक्स हो गया 3। अब मैंने क्या करा, एरिया बढ़ा दिया। अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पार करके जाएंगी, अब ज्यादा पार करेंगी इसको, अब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करेंगी, तो इस टाइम पे फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका ज्यादा। यानी कि जितना ज्यादा आपका एरिया होगा उतना ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो फ्लक्स है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। अब और किस चीज पर डिपेंड करता है, देखो और जो डिपेंड करता है ये एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंगल के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा और किसके बीच का एंगल होगा। देखो सपोज करो मेरे पास जो है, जैसे ये मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस का मुझे सबसे पहले जो है नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए। तो ये मेरे पास सरफेस है, इसका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर हो गया मेरा ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जो भी आएंगी तो डिपेंड करेगा इसमें कि जो मेरा एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब वो कैसे कैसे डिपेंड करेगा वो देख लो। सपोज करो देखो मेरे पास जो है ये आपकी एक ये इस तरह से मान लो आप, मैंने इस तरह से एक प्लेन जो है हमारे पास एक एरिया है ये। अब इधर से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और मेरा नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया ये। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एरिया वेक्टर के पैरेलल। देखो ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मेरा एरिया वेक्टर है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन ये है, तो दोनों पैरेलल होगी। जब पैरेलल होगी तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ऐसी कंडीशन में हमारा फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मैं एंगल चेंज करता हूं, अगर मैं एंगल चेंज करता हूं आपका, सपोज करो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एरिया वेक्टर कैसा हो गया मेरा ये। यानी कि अब कुछ ऐसी सिचुएशन है मेरे पास कि मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे और ये जो मेरे पास कोई एरिया है, तो इस एरिया का आप ये बताओ मुझे नॉर्मल वेक्टर ये होगा, सरफेस के नॉर्मल वेक्टर ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और नॉर्मल वेक्टर ऐसे हो गया, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे के यहां पर ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा एंगल कितना हो जाएगा यहां पर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर से पास करके नहीं जा रही। क्यों, क्योंकि पहले मैंने ऐसे रखा था तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पार करके जा रही, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर निकल गई और नीचे निकल गई, इसकी थिकनेस बहुत कम है। अब जब थीटा 90 हो गया तो इस केस में मेरा फ्लक्स क्या हो गया, बिल्कुल ये मान लो मिनिमम हो गया। जब थीटा 90 है तो फ्लक्स क्या हो गया मेरा मिनिमम और यहां पर मेरा फ्लक्स क्या हो गया मैक्सिमम। अब देखो एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। जब एंगल आपका 0 है तो फ्लक्स क्या हो रहा है मेरा मैक्सिमम, और जब मेरा एंगल क्या है 90 डिग्री है तो फ्लक्स क्या हो रहा है मेरा मिनिमम। और ये एंगल किसके बीच का है आपका, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है आपका। देख लो यहां पर ये रहा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये मेरा क्या हो गया एरिया वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा मान लिया मैंने। अगर मैं इस थीटा को 0 कर दूं, अगर मैं थीटा को 0 कर दूं यानी कि मैं एरिया वेक्टर को ऐसे ले आऊं बिल्कुल
तो ये पैरेलल हो जाएंगे, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और मैं अगर इसको 90 डिग्री पर ले जाऊं एरिया वेक्टर को तो फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा मिनिमम। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इस तरह की कंडीशन हमारे कोस के अंदर नजर आती हैं। कोस थीटा का देख जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़े हैं साइन कोस टेन, तो फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोस थीटा के। फ्लक्स क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोस थीटा के, क्योंकि जैसे जैसे कोस के अंदर होता है वैसे ही यहां पर सेम हो रहा है। अब आगे हम देखते हैं जरा, अगर मैं इन तीनों को आपस में कंबाइन करता हूं तीनों इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कोस थीटा। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा फाई इक्वल टू, यहां जो कांस्टेंट मिलेगा उसकी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास ई ए कोस थीटा। तो मेरे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया ई ए कोस थीटा। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा ई डॉट ए, और ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ये जो फॉर्म है मेरी कैसी फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है इसकी। कौन सी फॉर्म है ये, वेक्टर फॉर्म, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। अब अगर मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट की, इसकी यूनिट क्या होगी, फाई इक्वल टू ई डॉट ए मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है। और मैं इसकी अगर यूनिट की बात करता हूं तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमने पढ़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और साथ में क्या मेरा एरिया है, एरिया कितनी हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट होगी मेरी, इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये ऐसा यूनिट होगी किसकी, फ्लक्स की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब साथ में अगर मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाना हो तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा मैं वो देख लो। डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला देखो, न्यूटन जो यूनिट है हमारी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 t की पावर -2। अब ये क्या मीटर, तो मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है लेंथ, और लेंथ की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2। अब मैं बात करूं कूलाम, कूलाम का मेरा कूलाम के जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है हमारा AT, और पूरे पे पावर क्या आ जाएगी हमारी -1। तो इसको लिख सकते हैं हम -1। तो देखो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा, इनको सबको एक साथ कंबाइन कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा m1 l की पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा l की पावर 3, और t की पावर -2 और -1 कितना हो जाएगा t की पावर -3। तो मेरे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m1 l की पावर 3 और t की पावर -3 और a की पावर -1, ये आएगा मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला। तो हम इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये क्या लिख सकते हैं, यहां पर सही करके लिख दो इसको। तो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा ये m1 l की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1। तो ये आ गया मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला। तो देखो हमने जैसे अभी देखा था, जो फ्लक्स था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कोस थीटा के भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीनों को कंबाइन करा, हमारे पास फॉर्मूला आ गया फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ई डॉट ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का क्या है ये डॉट प्रोडक्ट है। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं देखो थोड़ा सा विजुलाइज करूं यहां पर, इसको मैं समझूं अच्छे से। देखो अगर मैं यहां पर थीटा 0 कर देता हूं, कोस 0 हो जाएगा मेरे पास, कोस 0 हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरे पास ई ए हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो मेरे पास मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा ई ए। अगर मैं बात करता हूं मिनिमम फ्लक्स कितना होगा, थीटा में 90 पुट कर दूंगा तो फ्लक्स मिनिमम कितना हो जाएगा, फाई मिनिमम हो जाएगा मेरे पास 0। फ्लक्स मिनिमम कितना हो जाएगा मेरे पास 0, क्योंकि कोस 90 क्या होता है 0, थीटा 90 पुट करोगे आप। और इस वाले केस में तो एंगल दे ही रखा है, तो यहां पर मेरा फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका ई ए कोस थीटा, क्योंकि एंगल कितना यहां पर थीटा है। अब ये तो देखो मैंने इस तरह के नॉर्मल सरफेस की बात कर ली। अगर मेरे पास कोई कर्व्ड सरफेस है, कोई इरेगुलर शेप का सरफेस है, कोई इस तरह का सरफेस है, तो मैं यहां पर कैसे फाइंड आउट करूंगा फ्लक्स को। तो इस वाली कंडीशन में आप क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लोगे, जैसे मैंने एरिया का ले लिया ds, तो ये ds का नॉर्मल, इस जो एरिया है छोटा सा ये वाला, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरफ से ऐसे आ रही थी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो ये इसके अंदर से निकल के जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ पर जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो इंटीग्रेशन करूंगा इस फ्लक्स का, मेरे पास कंप्लीट फ्लक्स आ जाएगा पूरे इस सरफेस का E डॉट ds। तो ये था हमारा पूरा फ्लक्स के बारे में। तो दोस्तों अगर इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ये जो है हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम जो है गॉस थ्योरम वगैरह या और भी बहुत सारी चीज़ों को आगे हम पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चन आपका किस तरह से आता है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 6I + 3J + 4K कैप। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। एक जो हमारे पास एरिया कितना है 20 यूनिट्स, और जो वो कौन सा एरिया है हमारा YZ प्लेन में है। YZ प्लेन का मतलब ये मान लो, सपोज करो जैसे मेरा ये व्हाइट बोर्ड है हमारा, तो यहाँ पर हमारा ये सपोज करो ये YZ प्लेन हो गया, ये आपकी Y एक्सिस मान ली और ये हमने क्या मान ली Z एक्सिस। तो अब मुझे ये जो मेरे पास एरिया है सपोज करो, तो मुझे सबसे पहले इसका एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल होता है सरफेस के। तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ होगा, क्योंकि मेरे पास कौन सा प्लेन दे रखा है, YZ प्लेन दे रखा है। तो एरिया वेक्टर जो होगा मेरा क्या होगा, वो एक्स एक्सिस की तरफ को होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमारा नॉर्मल वेक्टर होता है और YZ के जो है नॉर्मल कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। इसलिए अगर मैं यहां पर इसके आंसर की बात करूं सबसे पहले, तो मुझे पहले पता होना चाहिए एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कितना मेरा 20 यूनिट्स है, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस। तो मैं इसको आई कैप से दिखाऊंगा। अब इसके बाद मैं आगे बात करूं तो मुझे एरिया वेक्टर पता चल चुका है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कितनी दी गई है, 6I + 3J + 4K। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। अब मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का हम फॉर्मूला पता है हमें, E डॉट A। मुझे वेक्टर दे रखे हैं तो वेक्टर फॉर्म ही लगाऊंगा यहाँ पर, E डॉट A जो हमने पहले पढ़ी थी। तो दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे 6I + 3J + के 4K कैप। अब इसके बाद डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, हमारा 20I का। जब आप दोस्तों इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आप पहले से 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो I का जब I के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो I² की वैल्यू 1 हो जाएगी। I का J के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे समझ लो I का I के साथ करोगे 1, I का J के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0, और I का K के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके साथ तो केवल I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा मेरे पास 120, और ये फाइनल आंसर मेरा 120 आएगा। बाकी इन दोनों के साथ जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या हो जाएगा मेरा, 0। तो जो फ्लक्स है हमारा वो कितना आ चुका है यहाँ पर 120, और फ्लक्स की यूनिट क्या है, हमने यूनिट भी पहले देखी थी। तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, तो फ्लक्स की यूनिट आप क्या लगा सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -1। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो हमने पढ़ाया है या जो समझाया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा और बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।